रिच बनना और रिच बने रहना, ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। अक्सर हम अपने किसी दूर के रिश्तेदार के बारे में सुनते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है पर इन्हें पैसा संभालना नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, पैसा बनाना और उसे संभालना एक स्किल है जो हमें स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाया जाता, पर अनुभव के साथ ये कला सीखी जा सकती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक चाय वाले के पास 3 करोड़ का घर है और हम पूरा दिन एसी ऑफिसेज में बैठकर व्हाइट कॉलर जॉब करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम भी ऐसा ही घर ले सकें, है ना? चलिए आज चर्चा करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पर, जिसे लिखा है जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल ने, जिन्हें उनकी फाइनेंशियल दुनिया ने काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। मॉर्गन ने इस किताब में काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि पैसे के मामले में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्या और कितना जानते हैं, बस जरूरी यह है कि हम मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि ये थ्योरी साउंड बहुत अमेजिंग कर रही है, पर इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत मुश्किल है। काफी स्मार्ट लोग भी अपने ज्ञान का फायदा सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले पाते हैं और कभी कभी गलत कदम लेने से उनके डिपेंडेंट यानी बच्चे, माता पिता और पार्टनर्स को भी फाइनेंशियल संकट से गुजरना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में लोग सिर्फ चार्ट या एक्सेल शीट्स देखकर ही अमीर नहीं बनते। उसके लिए एक प्लान बनाकर उस पर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसीलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क, फाइनेंशियल स्वतंत्रता, टाइम मैनेजमेंट और सरप्राइजेस से तैयार करने के लिए इस किताब में राइटर ने 19 शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं, जिससे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस और दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे कि रोनाल्ड जेम्स रीड अमेरिका में सिक्योरिटी गार्ड और गैस स्टेशन पर काम करने वाले एक आम इंसान थे। बरसों तक मामूली सैलरी में काम करने के बाद 38 साल की उम्र में उन्होंने $12,000 का एक 2 BHK घर खरीदा। उनकी मौत 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब इस गरीब विनम्र सुरक्षा गार्ड का इंटरनेशनल हेडलाइंस में नाम आया। पता है, मरते वक्त उनकी संपत्ति $8 मिलियन थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही ये पैसे उन्हें विरासत में मिले थे। रीड ने जितना हो सका उतना पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, फिर उन स्टॉक्स के ग्रो होने का पेशेंटली इंतजार किया और एक दिन उनकी वो छोटी सी बचत $8 मिलियन से ज्यादा हो गई। जब पैसे को पता चलता है ना कि वो अच्छे हाथों में है, तो वो उन हाथों में ही रहना और ग्रो होता खुद को देखना चाहता है। मॉर्गन के हिसाब से जब आप पैसा और समय दोनों का सम्मान करेंगे तो वो आपके पास खींचा चला आएगा और समय के साथ अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। आपका समय भी तो आपके पैसे जितना अनमोल है, तो समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करके सीखते हैं ऐसे स्किल्स जिनसे हम कंट्रोल करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी। धरती पर होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन। धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये एक बहुत सटीक और सच्ची कहावत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है। हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते हैं। इसके परिणाम कभी भी हमारे हित में नहीं होते। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्चते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी बचत और सही जगह निवेश में ही है और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है जाने माने वित्तीय पत्रकार और लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए लेखक ने जो कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार होटल में बतौर सेवक गुजारे। वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत से सबक सीखे, पर जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया वो किस्सा कुछ यूं था। हमारे होटल में एक विशिष्ट अतिथि अक्सर आया करते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम उम्र में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख डिजाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है ये सब करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने सफलता की बुलंदियों को बहुत कम समय में ही छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था, पर उनका पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे मैं बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहूँगा।
उनके पास अक्सर $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी होती थी, जिसे वो हर किसी को दिखाते रहते थे। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपनी धन संपत्ति के बारे में खुलेआम और जोर जोर से डींगे मारते थे। अक्सर नशे में रहते थे और किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने मेरे एक साथी को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, पास की सुनार की दुकान से सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे बाद वो और उनके कुछ चाटुकार दोस्त, जो सिर्फ दूसरे के पैसों पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में ये देखने के लिए फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर तक जाता है, सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। कुछ दिनों बाद उनसे होटल का एक कीमती लैंप टूट गया और जब हमारे मैनेजर ने उनसे कहा कि ये $500 का है और आपको इसका हर्जाना देना होगा, तो अपनी जेब से नकदी की एक पूरी गड्डी निकालते हुए उन्होंने मैनेजर को सौंप दी और कहा, ये $5000 हैं, इसे रखो और मेरे सामने से दूर हट जाओ। खबरदार कभी भी फिर इस तरह से मेरा अपमान किया तो। क्या बता सकते हैं कि उनका ये व्यवहार कितने समय तक चला होगा? जी हाँ, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। तो सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक वित्तीय आपदा बन सकते हैं। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उसके बोझ तले आपका जीवन बहुत ही मायूस हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होना भी संभव है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा के और बेहद साधारण प्रतिभा रखने पर भी ढेर सारा धन कमाकर सिर्फ इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास वो व्यवहार कौशल था जिसका बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। यानी धन कमाना आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान नामक किताब की। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कहानियां और उनके पीछे के संदेश के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा।